अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसको डीप कनेक्ट करें, सो स्पेसिफिकली किस तरह के क्लाइंट्स हैं या ऑडियंस है, या अगर हम निच की बात कर लें जिनको आप अपनी ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड तो मुझ पे ना वो प्रेशर्स नहीं रहा है जो उमूमन पढ़े लिखे वालिदैन के बच्चों को होता है ना कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। तो मेरे वालिदैन कहते थे भाई हमें नहीं पता, फाइंड योरसेल्फ। कुछ तो उमेर में था जिसकी वजह से उस्ताद ने या मेंटर ने ये वर्ड कहा, तो वो क्या चीज़ थी? क्योंकि अभी दुनिया ने तो नहीं वो हुनर देखा था, तो वो क्या देखा था या क्या चीज़ कनेक्ट की थी? उन्होंने पहली दफ़ा हमने उनसे सुना कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी बात नहीं होती है, एरोगेंट होना बुरी बात होती नहीं बोलते। उन्होंने कहा था कि आपने किसी को नहीं देनी, इट्स बिटवीन यू एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन करनी है, करके जेब में रखें और जस्ट। अच्छा, वो एक पेज ने तो रिफ्लेक्शन पैदा किया ना, मैंने कहा यार ये तो इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। सो वहाँ से मुझे इस चीज़ का अंदाजा हुआ। तो अक्सर लोगों के लिए ये चीज़, इस कोचिंग वर्ड को हजम करना बड़ा मुश्किल है। यार किस लिए कोचिंग चाहिए, क्या नीड है? ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई कर सकें कि किसको नीड होती है और क्यों चाहिए होती है और क्या इंपॉर्टेंस है। अब लोगों के जहन में आता है तो फिर पैसे कैसे कमाएंगे, जो आपने बात की कि ग्रोथ कैसे होगी। तो भाई देखें, खजाने तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ना सारे। तो अगर आप सही तरीके पे अपनी बुनियाद को डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको आप चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट। और हमेशा की तरह कोशिश ये रही है कि उन लोगों से आपको मिलाया जाए जिन्होंने अपनी जर्नी में कुछ अचीव किया हो और हम ये जान सकें कि उनका रोड मैप क्या रहा। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो ना सिर्फ आपको ये बताएंगे कि उनकी अपनी जर्नी का क्या रहा, बाकी अब अपने क्लाइंट्स के बारे में भी, क्योंकि उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस है, कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी कुछ इंशाअल्लाह ताला उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो पहले उनको इनवाइट करते हैं, फिर बाकी सारी गपशप उनके साथ करेंगे। इनका नाम है उमैर मलिक अमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा और इन्वाइट किया। थैंक्स फॉर कमिंग, और होप मज़ा आने वाला है, मुझे पता है इंशाअल्लाह ताला। उमैर भाई, हमारा फॉर्मेट सिंपल सा ये है कि पहले तो हम करवाते हैं अपने गेस्ट की दिल लगी है अपनी ऑडियंस से, ठीक है? जब दिल लगी हो जाती है ना, फिर लोगों को बात समझ आती है। तो पहले ये बता दें करंटली आप क्या कर रहे हैं और फिर हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। तो मैं अभी करंटली कोचिंग और कंसल्टिंग में ज़्यादा हूँ, मेनली कोचिंग में। तो कोचिंग में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अगर देखें तो वो तो कहते हैं कि आप सामने वाले को अपने आंसर्स पता है, आप सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। लेकिन जब हमने अपने मेंटोर्स के साथ इसको सीखा, खुसूसन सुलेमान अहमद साहब के साथ, तो उन्होंने कहा भाई देखिए, हमने तो अल्लाह के नबी को फॉलो करना है। अल्लाह के नबी ने मल्टीपल चीज़ें लोगों की डेवलपमेंट में की ना, कहीं डायरेक्ट एडवाइस भी किया, कहीं गाइड भी किया। तो चूँकि फेमस टर्म कोचिंग है तो इसलिए हम कोचिंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन उसके दरमियान इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेंटोरशिप एंड एडवाइसेस एंड कोचिंग। तो ये मेनली काम है। और इस काम से जो हमने देखा, पहले ट्रेनिंग्स करवाते थे तो ट्रेनिंग से जो कन्वर्जन होता था इम्पैक्ट का, वो 10% ऑलमोस्ट होता था। इधर हमने देखा कि 90% इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि इट्स ऑल वन ऑन वन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, और लोग अपने चैलेंजेस आके पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये काम है। 15 साल हो गए कोई, लेकिन कोचिंग से स्टार्ट नहीं लिया था, स्टार्ट ट्रेनिंग से लिया था। वो फिर मूव अराउंड करते करते, मूव ओवर करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। सही है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसको डीप कनेक्ट करें, सो स्पेसिफिकली किस तरह के क्लाइंट्स हैं या ऑडियंस है, या अगर हम निच की बात कर लें जिनको आप अपनी ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं? मेनली तो प्रोफेशनल्स हैं और बिज़नेस ओनर्स हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे थे। बड़ी कॉर्पोरेट्स हमारी टारगेट में उमूमन नहीं रहते, क्योंकि मैंने खुद ये नोट किया कि जो छोटा बिज़नेस होता है या जो एक इंडिविजुअल होता है ना, उसकी ज़िंदगी में आप एक बड़ा चेंज ईजीली ला सकते हैं, क्योंकि आप उसकी लाइफ के मल्टीपल एरियाज़ को टच कर सकते हैं या उस बिज़नेस के मल्टीपल एरियाज़ को टच कर सकते हैं। तो मेनली जो टारगेट ऑडियंस है वो प्रोफेशनल्स और बिज़नेस ओनर्स हैं, और मीडियम साइज बिज़नेस ओनर्स हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपने काम से ना। तो मेनली हमारी पूरी जो थीम है, जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, वो इम्पैक्टफुल के नाम से ही हैं। तो इम्पैक्टफुल लाइफ है, इम्पैक्टफुल बिजनेसेस हैं। तो उसमें हम ऐसे ही लोगों को चूज़ करते हैं या ऐसे लोगों के करीब होते हैं कि जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। हम कहते हैं चलें हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं आपके काम में मज़ीद बेहतरी लाने की। सही है। आपकी एक चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगी और जिसकी तरफ मैं भी फोकस कर रहा हूँ उस पर लाने के लिए, जो लेकिन अभी मेरी कमांड नहीं है। आपकी अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर या आपके जो कोचिंग सेशंस के अंदर जो एक पूरा पैम्फलेट है, पूरा इकोसिस्टम है, वो सारी चीज़ें, उस तक आने से पहले मैं चाहूँगा आपकी थोड़ी सी जर्नी को आप पीछे से लेके आएँ,
क्योंकि वो पिछली जर्नी आपकी उससे कनेक्ट होती है। तो यहाँ तक का सफ़र में और ये चीज़ें किस तरह उस लेवल तक आप पहुँचे कि यार ये अब इस तरह के कॉर्पोरेट्स को या स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को आप हेल्प आउट कर रहे हैं, और द रोल ऑफ दिस, आप उसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स कहते हैं या वर्कशॉप्स के जो भी आपके हैंडआउट्स वगैरह होते हैं? अच्छा, इसमें पहले तो मेरा जर्नी तो बहुत सिंपल सा है। माय फादर वाज अ टैक्सी ड्राइवर, तो घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मैं वाहिद था जिसने मैट्रिक क्रॉस किया। तो ये था बस वालिदैन की तरफ से कि कुछ करना है आपने ना, और ख़ुद भी दिल ये चाहता था। तो अब वालिदैन की तरफ से तो ये था कि भाई हमें तो कुछ नहीं पता क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं है, तो मुझ पे ना वो प्रेशर्स नहीं रहा है जो उमूमन पढ़े लिखे वालिदैन के बच्चों पर होता है ना कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। तो मेरे वालिदैन कहते थे भाई हमें नहीं पता, फाइंड योरसेल्फ ना। तो जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि स्कूल लाइफ से ही मेंटोर्स मिल गए। तो स्कूल में मेरे एक मेंटोर थे सर अब्दुल रऊफ साहब, उन्होंने बहुत गाइड किया। फिर इस तरीके से उन्होंने एक चीज़ समझाई जो मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट में कहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई एक ऑर्बिट है और उसके अंदर एक डॉट है, ये तुम हो, और जो तरक्की करना चाहते हो उस ऑर्बिट में चले जाओ। तो मैं यूँ अपने मेंटोर्स बदलता गया, आगे बढ़ता गया, तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे मेंटोर्स अता किए और ग्रेजुअली ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कनेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मेंटर का वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं और ये फाइंड करना, और उस एज में, जिस अर्ली स्टेज के अंदर कुछ तो उम्र में था जिसकी वजह से उस्ताद ने या मेंटर ने ये वर्ड कहा, तो वो क्या चीज़ थी? क्योंकि अभी दुनिया ने तो नहीं वो हुनर देखा था, तो वो क्या देखा था या क्या चीज़ कनेक्ट की थी? बस वो जो टीचर ने तो मुझे बात समझाई थी ना, वो ये थी कि हमारी वो स्कूल में भी वही पढ़ाते थे, फिर ट्यूशन्स भी वही पढ़ाते थे। तो स्कूल और ट्यूशन के बाद सब बच्चे निकल गए 6 बजे ना, कोई मैं बैठा हूँ, कोई 9 तक। तो उन्होंने बोला यार ये क्यों बैठा अकेला ही बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो, अब वालिद क्या करते, तो मैंने बताया। फिर तो वहाँ से उन्होंने वो एक मोटिवेशन, तो शायद वो ये था कि आई वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम, यानी वो कहते हैं ना दरवाज़ा खटखटाने के लिए शायद। तो ये एक चीज़ मुझे महसूस हुई कि बहुत एग्रेसिवली मैंने काम नहीं भी किया हो, लेकिन एक अल्लाह ताला ने, अल्लाह के ही करम है ये कि कोशिश होती है कि जो चाहिए वहाँ तक पहुँचने की, जैसी तैसी कोशिश करके बंदा पहुँच जाए। तो वो मैं बात जर्नी की कर रहा था, तो वहाँ से फिर और मेंटोर से कनेक्ट होते गए। फिर डिफरेंट ट्रेनिंग्स जब सीखना शुरू की 2010 में, तो देखा हर किस्म की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है, 1 डे 2 डे वर्कशॉप्स हैं। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, क्योंकि मैं ये सारे डॉट्स में आपको इसलिए रोकूंगा और ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये फंडामेंटल्स मिस्टेक्स हैं जो आजकल की यूथ कर रही है, एंड दे थिंक एंड दे फील कि वो कुछ भी चीज़ देख ली या यूट्यूब पे आगे पीछे सर्च कर ली तो हम सब कुछ अचीव कर लेंगे। वो एक स्किल तो समझ आ जाती है उनको, लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो नहीं उनसे कनेक्ट हो पाती हैं, राइट? सो ये जो आपको ट्रेनिंग का कैसे पता चला, किस तरीके से गए, और ये सारी चीज़ें? तो वही स्कूल लाइफ में ना, एक टीवी देखते थे उस ज़माने में बहुत, तो एक चैनल पे ना एक मोटिवेशनल स्पीकर आए जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर कंसल्टेंट हैं, इंतकाल कर गए, नदीम चौहान साहब। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ मोटिवेशन पे बात की ना कि मोटिवेट किया जा सकता है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। उन्होंने पहली दफ़ा हमने उनसे सुना कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी बात नहीं होती है, एरोगेंट होना बुरी बात होती है। तो चंद चीज़ें सुनी, मैंने कहा यार ये भी कोई फील्ड है कि कैसे मोटिवेट किया जाता है, और वो चूँकि स्कूल के टीचर ने भी ऐसा ही किया था। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ, तो मैंने फिर यूट्यूब का ज़माना आ गया था उस वक्त, फिर मैंने यूट्यूब पे चीज़ों को सर्च करना शुरू किया। देन आई एंडेड अप के पाकिस्तान में कुछ ट्रेनिंग के कोर्सेज़ होते हैं जो अटेंड किए जा सकते हैं, तो मैंने जाके वो कोर्सेज़ अटेंड करना शुरू किए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, पहले कराची में, फिर ऑनलाइन जो भी अवेलेबल थे। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि भाई कहते हैं ना कि यानी जिसको मंजिल का पता हो, अगर आप उसके पास चले जाएंगे ना तो काम आसान है। क्योंकि हिट एंड ट्रायल ठीक है, इट मैटर्स, लेकिन हिट एंड ट्रायल में बाज़ औक़ात आपको बहुत वक्त लग जाता है, बर्न आउट कर जाते हैं। तो उनके पास जाने से ये फ़ायदा हुआ कि उनके पास तो सालों का एक्सपीरियंस था उन ट्रेनर्स के पास, तो वो एक्सपीरियंस की एक नीश मिल गई। अच्छा, सबके फ्लेवर्स अलग अलग हैं ना, कोई एक, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग में है, कोई कोचिंग में है। तो ये करते करते फिर मैं पहुंचा सुलेमान अहमद साहब के, और मैंने देखा कि जो है ना, उमूमन अगर आप ट्रेनिंग बहुत अच्छी भी करवा दें, लेकिन अगर आप कुछ हैंड आउट नहीं देते और कोई एक्सरसाइज नहीं करवाते, तो होता क्या है, लोग उसको एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। तो मैं अक्सर उनकी ट्रेनिंग्स के बारे में लोगों से कहता हूँ कि लोग अक्सर कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग के एंड में ना बड़ा अच्छा फील करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ इनकी ट्रेनिंग के एंड में शायद आप बहुत अच्छा फील ना करें, लेकिन सालों बाद भी ना आपको चीज़ें याद रहेंगी आपकी लाइफ में। जब आप उस मसले से गुजरेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा ये बात तो ट्रेनिंग में
4 साल पहले मैंने सुनी थी। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये मैसेज मेरा है ना, तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये मैसेज पहुँचाने के मैं सारे लवाजमात पूरे कर लूँ। और वो हमें सीरत से भी मिलता है कि आप वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़े ना और फिर आवाज़ दी लोगों को, तो हम देखें ना कि हम क्या मैक्सिमम वो चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे आपने मैनुअल्स की बात की, तो नॉट ओनली इन आवर पेड ट्रेनिंग, अगर हम कहीं यूनिवर्सिटी में गेस्ट स्पीकिंग सेशन भी होता है तो हम अपनी कॉस्ट बेयर करके हम कहते हैं भाई ये 1 घंटा बात करेंगे ना, तो इसमें ये बात होगी, तो ये 10 पेजेस का एक हैंड आउट जो है ना वो पकड़ा कर आते हैं और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ करवा देते हैं ताकि जो है ना ये चीज़ आसान हो। एक चीज़ बस इसमें और ऐड कर देता हूँ, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। वो ये था कि हमने नोट किया कि कुछ लोग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बहुत करवाते हैं, कुछ लोग स्टोरी बेस्ड ट्रेनिंग्स को लेकर चलते हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटेड जिस चीज़ ने किया वो थी माइंड्स ऑन एक्टिविटी। यानी आप कुछ एक्सरसाइज लिखवा दें ना, भले आप बहुत उछल कूद ना करवाएं ट्रेनिंग में, लेकिन अगर आप कुछ लिखवा देंगे जो सब अगले बंदे ने खुद लिखा होगा, रिफ्लेक्शन किया होगा, तो वो ना बड़ा उसका क्लोज टू हार्ट होता है। और हम अमूमन वो डायरीज़ या वो मैनुअल्स चेक नहीं करते। ये एक्टिविटी मेरे साथ एक जगह हुई थी, उन्होंने ना एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कोर्स कर रहा था, तो उन्होंने ना हमें समझाया सच्चाई क्या होती है। फिर एक कॉन्फिडेंशियल वर्कशीट थी, इसके मुताबिक आप कितना सच बोलते हैं, अगर झूठ बोलते हैं तो क्या वजूहात हैं, किन बिना पर आप सच नहीं बोलते। उन्होंने कहा था ये आपने किसी को नहीं देनी, इट्स बिटवीन यू एंड अल्लाह सुब्हानहू ताला, लेकिन करनी है, करके जेब में रखें और जिसको। अच्छा, वो एक पेज ने तो रिफ्लेक्शन पैदा किया ना, मैंने कहा यार ये तो इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। सो वहाँ से मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ। तो वो आपके सवाल का जवाब था कि इसलिए हम तो कोशिश करते हैं कि जो है ना वो कुछ रिफ्लेक्शंस करवा दें ताकि लोग उसको कनेक्ट करें, फील करें। ग्रेट हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब कमिंग बैक टू द करंट जो आप काम कर रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा पहले तो हम प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कर सकें, क्योंकि मैं भी कोचिंग से वाबस्ता हूँ। अक्सर लोगों के लिए ये चीज़, इस कोचिंग वर्ड को हज़म करना बड़ा मुश्किल है। यार किस लिए कोचिंग चाहिए, क्या नीड है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई कर सकें कि किसको नीड होती है और क्यों चाहिए होती है और क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा देखें, ये तो बात बिल्कुल सही है कि वो बहुत बड़ा इंसान होता है जो खुद आके बोले कि भाई मुझे इधर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अमूमन क्या होता है कि हम जो है ना वो जाहिर सी बात है कि हम जब लोगों के सामने केसेस डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें, तो लोग ना ओपन अप होना शुरू होते हैं। अच्छा, उसमें ना सबसे पहले तो आपकी विलिंगनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मुझे ये अपनी वालदा से मिला। मेरी वालदा के बाद बहुत ख़वातीन आती थी, फिर तो इंटरनेशनल कॉल्स भी आती थी, एक खातून से दूसरी खातून कनेक्ट हो गए, हालांकि पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो आती थी, अपने मसले बता दी थी, अम्मी पूरा सुनती थी। अम्मी कहती थी अच्छा चलें आप नमाज़ पढ़ लें, दुआ कर लें, वो रिलीजियस अमाल अम्मी कुछ बताती थी। लेकिन मैं नोट करता था कि वो अम्मी जो बता रही है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो अपनी बात सुनाना चाहती है, क्योंकि वो उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। तो जब मैंने ये देखा कि यार एक चीज़ कर लो कि आप ना अनडिवाइडेड अटेंशन से सामने वाले की बात सुनना शुरू कर दो, तो वहाँ से ये इंपॉर्टेंस क्रिएट होती है। और उमूमन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ना फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता कोचिंग का। यानी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू के दौरान आपने किसी का दिल जीत लिया, उसकी बात सुन ली, तो वो खुद कहता है यार चलो आई वांट टू मीट यू अगेन, और मैं ये मसला आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊँगा कि लोगों ने वो मसाइल शेयर किए जो उन्होंने ज़िंदगी में किसी से नहीं शेयर किए थे, और क्योंकि उनको लगा कि यार ये हल निकल जाएगा कुछ, और इस प्रोसेस में अल्लाह ने ऐसा कमाल रखा कि हम तो कुछ नहीं है, वो हल निकल गए। क्योंकि जब वो चीज़ निकल के सामने आती है, फिर हम जाके पूछते हैं बड़ों से और उनको कनेक्ट करते हैं, तो वो कोई ना कोई हल निकल आता है। तो आपकी बात का जवाब ये है कि लोग एकदम से तैयार नहीं होते, आपको बड़ी इनफॉर्मल गुफ्तगू से जाना होता है, थोड़ी डिस्कशंस होती है, फिर उसके बाद जब लोगों को नज़र आता है हाँ भाई इतने लोगों को फ़ायदा हुआ, या इनकी बात से मुझे भी नज़र आ रहा है कि फ़ायदा हो सकता है, देन फिर लोग इस प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लर्निंग के एंगल से, ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे, और लेट्स अब जो जिस तरह हम भी कोचिंग में हैं, मैं भी कोचिंग में, तो मैं उस तासुर को ब्रेक करना चाहता हूँ कि हम अपनी सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ समवन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम हिज ओन, उसको ये रियलाइजेशन हो गई कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे कुछ चैलेंजेस हैं और मुझे कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो कैसे वो इनिशियल फर्स्ट से 2-3 स्टेप्स ले, क्योंकि कोचिंग किसी को अप्रोच करना वो लेटर स्टेज में आता है, इनिशियल स्टार्टिंग पे अपने आप को आइडेंटिफाई करना या उस चीज़ों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? देखिए, एक फ्रेमवर्क अल्लाह ने डेवलप करवा दिया इस अरसे में, वो है 5E फ्रेमवर्क। जैसे आपकी रोड मैपर बुक है ना, तो हमारा मिलता जुलती चीज़ है। तो हम सबसे पहले कहते हैं नंबर 1 E इज़ एक्सप्लोर।
एक्सप्लोर क्या है, मुझे अल्लाह ने क्या टैलेंट दिया है, मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, मेरा स्किल सेट क्या है, दुनिया के कौन से मसले मुझे बुरे लगते हैं जिनसे मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। जब आप ये सारा काम करते हैं ना तो बहुत हद तक आपकी डोमेन क्लियर हो जाती है कि यार मैंने अगर बिज़नेस में जाना है या प्रोफेशनली मैंने ये काम करना है और इम्पैक्ट या सोशल इम्पैक्ट के लिए मैंने ये काम करना है। तो पहले ई में आप अपने आप से सवालात करें। आप हमसे भी उसकी चीट शीट ले सकते हैं क्वेश्चंस की, वरना चैट जीपीटी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर सेकंड, जब आपको एक डोमेन मिल जाए फिर आप इन्विजन करें। इन्विजन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि आप जो है ना वो अगर ये सोचेंगे कि भाई मैंने डॉक्टर बनना है और आप ये सोचेंगे कि मैंने चेन ऑफ हॉस्पिटल्स वर्ल्ड वाइड बनानी है एक्सीलेंस ड्रिवन, तो आपने तो अपनी मंजिल बहुत बड़ी कर दी ना। तो हम मंजिल बड़ी कर देते हैं तो आप थकते नहीं हैं। वो हम मिसाल देते हैं अक्सर, हमारे उस्ताद ने सिखाई थी कि कराची से निकले बाय रोड जाना हो इस्लामाबाद और हैदराबाद, 2 लोग साथ ही निकले एक ही बस में, हैदराबाद पहुंच के हैदराबाद वाला बोलेगा 2 घंटे का सफ़र कर कर आया हूँ, थक गया। और इस्लामाबाद वाला क्या बोलेगा, यार 20 घंटे का, अभी तो 10% हुआ है, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। तो आप एक बड़ा इन्विजन करें, अल्लाह से मांगें, जितना हो वो अल्लाह ही करने वाले हैं। तो आप सेकेंड स्टेज में उस डोमेन से एक विजन निकाल लेते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ। थर्ड इज़ एग्जीक्यूशन, कि सिर्फ विजन तो शेख चिल्ली हो गया ना, ख्याली पुलाव हो गया। अब आप एग्जीक्यूशन में देखें कि मेरा आज का दिन उस विजन से कनेक्ट है या नहीं। क्या मैं विजन कह रहा हूँ कि मैं ये काम करूँगा और मैं 3 घंटे सोशल मीडिया पे ज़ाया कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अलाइनमेंट नहीं है। तो फिर दोबारा रिविजिट करें कि आप वो विजन वाकई में मेरी इनर कॉल है या मैंने बस मोटिवेशन में कोई वीडियो देख के लिख लिया या किसी की कहानी सुन के लिख लिया। तो रिविजिट करके फिर आप एग्जीक्यूशन में ज़रा स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं कि आप नॉलेज हासिल करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं। फिर इवैल्यूएशन है, जाएँ मेंटोर्स को दिखाएं अपना काम कि भाई मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड नंबर लास्ट इज़ एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट ये होती है कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन आप कहें कि 20% का मैं मार्जिन रखूँगा जस्ट टू इम्प्रोवाइज। ठीक है ना, हो सकता है मिसाल के तौर पे मैं कहूँ यार मेरा तो काम चल रहा है, मैं तो खुद कोच हूँ, तो मैं रोड मैपर बुक क्यों पढूँ। इन्हेंसमेंट का फ्रेमवर्क मुझे क्या बोलेगा, यार लेट्स डू इट ना, कुछ तो नया मिलेगा। अच्छा, जब मैं इस माइंडसेट से चलूँगा तो हो सकता है किसी किताब में पढ़ी हुई एक बात जो है ना वो मेरे लिए गेम चेंजर बन जाए। सो इसलिए ये 5E का फ्रेमवर्क है जो कोई भी यूज़ कर सकता है। इसके बावजूद मैं ये अर्ज़ करूँगा सबसे कि आप फिर भी मेंटोर ज़रूर ढूंढें, ठीक है ना। और पाकिस्तान ना इस मामले में बहुत अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान में ना कोचिंग कमर्शलाइज नहीं है बहुत ज़्यादा, या मेंटोरशिप। तो हमें ना मेंटोर्स मिल जाते हैं और वो फ्री में वक्त देते हैं, ठीक है ना, बहुत दफ़ा फ्री में मिल जाता है। या उनकी एक कॉस्ट होती है कि आपको थोड़ा उनके स्केड्यूल में अपने आप को फिट इन करना होता है, तो आपको ये थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी। बट यू विल फाइंड द फाइनेस्ट पीपल इन पाकिस्तान। हो सकता है मशहूर ना हो लेकिन वो आपके गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अगर ये 5E का प्रोसेस कोई यूज़ कर लेगा तो मुझे बहुत अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक क्लैरिटी लाइफ में मिल जाएगी। ज़बरदस्त, और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया, इसको हम ज़रा और टटोलेंगे। वो है विजन वाला, और मैं इस विजन पे लेके आपको जाऊंगा बिल्कुल बॉटम से टॉप पे। बॉटम की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि विजन बॉटम वाले का फॉर द टाइमिंग एक जनरल चल रहा होता है। प्रॉब्लम आती है उस बंदे को जिसने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है, एक लेवल पर पहुंच चुका है, अब उसको समझ नहीं आ रही है कि मैं अपना विजन किस तरह ब्रॉड करूं। ठीक है, मैंने जो चाहता था अचीव कर लिया, एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है, लेकिन आपका सेशन देख लिया या अमीन भाई का देख लिया, कोई हमने पॉडकास्ट किया वो कर लिया। वो ये सवाल कि यार कैसे, एक तो सवाल यहाँ पे ये भी आता है, क्या विजन बड़ा होना चाहिए या राइट विजन होना चाहिए, ठीक है, और ये बंदा कैसे अपना विजन बिल्डअप करे या किस तरह आगे देखे। तो पहले तो क्विकली यस और नो वाला आंसर है कि राइट विजन होना चाहिए, सही ना। बड़ा होना ना होना वो अल्लाह की मर्जी है। मेरे उस्ताद ने मुझे, सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ERDC वाले, तो उन्होंने कहा था भाई देखें बड़ा काम तो वो होता है जो मायने में बड़ा हो, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह उसके स्केल करें या ना करें। आपकी नीयत होनी चाहिए कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन अगर चॉइस आ जाए कि स्केल करना है या राइट जगह पे रहना है तो फिर राइट जगह पे रहना। एक तो ये बात हो गई। नंबर 2 ये होता है कि विजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका पर्पस। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया, चूँकि उनसे इजाज़त ली हुई इसलिए मैं उनका केस अक्सर डिस्कस कर लेता हूँ। तो ना वो एक डिजिटल मार्केटर थे वो, और उनकी जहाँ पे वो जॉब करते थे वहाँ कुछ इमॉडेस्ट मार्केटिंग होती थी, तो वो बड़े गिल्ट में थे। उन्होंने फिर अल्लाह का नाम लेके छोड़ दिया और अपनी एजेंसी बनाई। तो चंद महीनों की बात की डिस्कशन हो रही है कि वो माशाल्लाह फ्यू एक्स उनकी इनकम हो गई जो उनकी जॉब में थी।
एक अच्छा काम कर रहे हैं, शरिया कंप्लाइंस है, मॉडेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो कहने लगे उमैर भाई अगर मैं अपनी कैपेसिटी देखूं तो मैं तो अभी जहाँ पहुँचा हूँ मैं उससे भी 3-4 टाइम्स और कर सकता हूँ ना। तो मैंने कहा वाई, आपकी जॉब से आप ऑलरेडी कई गुना ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो अब आप और क्यों करना चाहते हैं। तो उस दिन हमने एक्सप्लोर किया, एग्जाम्पल्स देखी, चीज़ें डिस्कस की। तो वो फिर उन्होंने विजन ये बनाया कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया को मॉडेस्ट मार्केटिंग सॉल्यूशंस दूँ, दैट इज़ द विजन एंड फॉर दैट आई वांट टू ग्रो। अच्छा, अब जो वो विजन है ना उसके पीछे का वाई बहुत स्ट्रांग हो गया कि कल तो मैंने अपना दामन बचाया था उस मॉडेस्ट मार्केटिंग से, आज मैं और लोगों को बचाऊंगा कि वो बच्चियां बच जाएं जो इस मार्केटिंग में इस्तेमाल होती हैं, या लोग जो इलीगल मीन्स हैं या XYZ कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इसको, इस एरिया को ठीक करें। क्योंकि लोग सिर्फ सूद को गुनाह समझते हैं। इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर इतनी बात है, इस्लामिक मार्केटिंग के ऊपर क्यों नहीं है, इस्लामिक HR के ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि लोग समझते हैं सूद से बच गए, दैट्स फाइन, हमारी मार्केटिंग जैसी भी हो। तो अब ये जो उसको किक लगी ना, ये किक है पर्पस की। अच्छा, इस तरीके से होता क्या है कि अब इंसान, जैसे आपने शुरू में बात की कि एक वक्त आता है वो रिकग्निशन भी मिल जाती है, पैसे भी आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, अब वो फील करता है कि अब मैं क्या करूं। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है तो वो स्ट्रॉन्ग पर्पस आपको फिर उठाएगा। ये पर्पस बनाया जाता है, आ जाता है, सोचा जाता है कैसे? हाँ, इसमें वही पहले वाली एक्टिविटी एक्सप्लोर वाली ना, कि आप जब अपने आप से सवाल करते हैं दुनिया के कौन से मसले मुझे बुरे लगते हैं, उनका मुझसे क्या इमोशनल ताल्लुक है। क्योंकि देखें, आपने वो इंडिया की मशहूर स्टोरी सुनी होगी ना, वो एक साहब, एक गांव का बंदा था, उसकी बेगम की तबीयत ख़राब थी, वो मांझी नाम है, वो बेगम को अस्पताल लेके जा रहे थे, बीच में पहाड़ आया और उसकी बेगम इंतकाल कर गई। तो उसने कहा मैं इस पहाड़ को तोड़ूंगा। वो अकेला बंदा कुल्हाड़ा लेके उसने ज़िंदगी लगा दी और ज़िंदगी के आखिर में उसने पहाड़ काट दिया बीच में से। अच्छा, क्योंकि उसका इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था ना कि मेरी बेगम इस पहाड़ की वजह से लेट हुई और इंतकाल कर गई। तो जब आप ये एक्सप्लोरेशन करते हैं ना, जैसे आपकी किताब में भी है ना कि भाई आपका विजन आप ही बता सकते हैं ना कि भाई आपको क्या चीज़ चुभती है। तो जब आप इस चीज़ को बार बार रिविजिट करते हैं कि भाई मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, जैसे सैयद बाबर अली साहब ने लम्स क्यों बनाई अपनी रिटायरमेंट के बाद ना, 60 से प्लस के थे वो, तो उन्होंने चूंकि सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में बिजनेस किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान में मुझे जो है ना वो मैनेजर्स नहीं मिलते सही। तो वो चूंकि उस पेन को फील करते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने फिर लम्स बनाई और चंद सालों में लम्स ने मतलब क्या किया पाकिस्तान में हमारे सामने। आपने इमोशन का जिक्र किया, क्या इसके अंदर पेन वाला ही इमोशन हाई होना चाहिए या होता है? मेजरली पेन आपको ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और उसके अलावा कंट्रीब्यूशन वाला भी हो सकता है। ट्रिगर तो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको सही वाली जाके लगती है ना, वो पेन होता है। चाहे वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी का हो, आपकी लाइफ का हो, दीन को लेकर हो। हम इंडस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे थे, तो डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब का पेन क्या था? एक तो वालिद साहब की तरबियत थी, बचपन से वालिद साहब कहते थे कि भाई तुमने डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करनी है, ये सब कुछ। अभी ये पर्सनल पेन इतना ज़्यादा नहीं था। तो जब वो सिविल हॉस्पिटल आए, उन्होंने काम करना शुरू किया, तो अब उन्होंने नोट किया कि लेट 80s में कराची में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सिविल की इमरजेंसी कोलैप्स कर गई। तो इन्होंने चंद बच्चों से और लोगों से चंदा जमा किया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी थे, और इन्होंने एक टेम्प्रेरी इमरजेंसी कायम की। और उस दिन इन्होंने सोचा कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो एक दिन हम हॉस्पिटल बनाएंगे। तो वो इवेंट था जिसने ट्रिगर किया। तो लाइफ में ना कहीं अगर हम असेसमेंट करते हैं ना, कुछ ट्रिगर होता है। और मैं ये समझता हूँ जो पेन का इमोशन है ना, वो आपको मुश्किल वक्त में भी खड़ा रखता है। अगर सिर्फ प्लेजर वाला इमोशन होगा या सिर्फ रिवॉर्ड वाला होगा, तो वो कहीं तो बंदा बोलेगा ठीक है यार एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन अगर पेन वाला होगा तो वो पेन वाला इमोशन जो है ना वो आपको ट्रिगर करेगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स ये सोचे कि मेरी ज़िंदगी में तो है ही नहीं, बड़ी अच्छी प्लेन ज़िंदगी है, तो भाई अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है ना। जस्ट इमेजिन कि जो किसी के साथ भी हुआ वो मेरे साथ भी तो हो सकता है, सही ना। वो बच्चे जो बर्फ़ में जम गए, सही ना, वो मेरे बच्चे भी तो हो सकते हैं, मेरी 3 साल की बेटी के साथ भी तो वो सब कुछ हो सकता है। अगर ये मैं सोचूंगा तो वो पेन ट्रिगर करता रहेगा, और जब वो पेन ट्रिगर करेगा तो उस पेन में जो है ना इंसान बहुत कुछ कर लेता, सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा कर लेता। और सेक्रीफाइसेस चाहे वो बिजनेस हो या सोशल इम्पैक्ट की जगह हो, तो अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं तो फिर जो रिजल्ट निकल कर आता है वो ऑब्वियसली कहते हैं ना कि वो प्लानिंग के साथ वो शायद आप इतना अच्छा नहीं कर सकते। सही, ज़बरदस्त हो गया। आप शरिया कंप्लायंस और शरिया रेलिवेंट काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब भी ये वर्ड आता है
और जब आप इसको डिजिटल के साथ कनेक्ट करते हैं तो डिजिटल वाले दूर भागना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हमारा क्या लेना देना, हमारा तो सारा ही शायद शरिया कंप्लायंस है, हमें मत पूछो, ठीक है, ना छेड़ो। तो किस तरीके से, और मैं चाहूँगा इस जो मिथ है या ये कन्फ्यूजन है कि अगर शरिया कंप्लायंस हम करेंगे और ख़ासतौर पर डिजिटल बिजनेस को पता नहीं क्या कुछ हमें बंद करना पड़े या हमारा रेवेन्यू हमें बड़ा लॉस हो, तो इसको ज़रा कनेक्ट करें और थोड़ा सा इनके लिए वो सीड प्लांट कर दें कि शरिया कंप्लायंस के बाद भी ग्रोथ हो सकती है। देखें, जो दो तीन चीज़ें इसमें, एक तो शरिया कंप्लायंस तो ना बिल्कुल इनिशियल स्टेज है कि आप हराम हलाल से बच रहे हैं ना। अच्छा, मेरी तो शरिया की एक्सपर्टीज़ नहीं हो, तो उलमा इकराम की एक्सपर्टीज़ है। हम जो जिस पे काम कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि यार आप अपने प्रोफेशन को दीन समझें। उसकी मिसाल बड़ी सिंपल सी है। आपके पास अगर एक बहुत बड़ा टैंक है और उसमें रोज़ाना 1 गिलास पानी डालने की अपॉर्चुनिटी है और आपको टैंक से साफ़ पानी चाहिए, तो आपको उस गिलास में भी साफ़ पानी डालना है रोज़ाना। तो वो टैंक आपकी ज़िंदगी है और वो गिलास आपका हर दिन है। और उस दिन के 3 हिस्से हैं, एक में आप सो गए, एक आपकी सोशल लाइफ है, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, बिजनेस या जॉब। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एंड वो निकले कि मुझे जन्नत में जाऊँ मैं, ठीक है ना, और ये कॉन्सेप्ट हर रिलीजन में, हेल हेवन है, स्वर्ग है, नर्क है, और हमारे यहाँ जन्नत जहन्नुम है। अगर मैं चाहता हूँ मैं जन्नत में जाऊँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी वैसी होनी चाहिए। तो आप अपने प्रोफेशन को दीन का हिस्सा समझेंगे। जब आप प्रोफेशन को दीन का हिस्सा समझें और आप वो कुरान की बात के सामने रखें कि अल्लाह ने तो माल और जानों को ख़रीद लिया हमारे, तो हम तो गुलाम है ना, हमारे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है ना, पहली बात। तो शरिया कंप्लायंस तो फिर बहुत इनिशियल स्टेज की हम बात करें। हम तो बात ये कर रहे हैं कि हम अपने प्रोफेशन के ज़रिए इम्पैक्ट लाने की कोशिश करें। अब लोगों के जहन में आता है अच्छा फिर पैसे कैसे कमाएंगे, जो आपने बात की कि ग्रोथ कैसे होगी। तो भाई देखें, ख़जाने तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ना सारे। तो अगर आप सही तरीके पे अपनी बुनियाद को डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको आप चाहिए। देखें, असल में कन्फ्यूजन क्या होता है, हम जब भी बिजनेस एनालिसिस कर रहे होते हैं ना आजकल, हम ये सोचते हैं कि मार्केट कितनी बड़ी है। वो मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि मुझे कितने लोग चाहिए, यूसुफ भाई को कितने लोग चाहिए। मुझे जो लोग चाहिए वो लोग क्या मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं। अगर मैं अपनी पोजीशनिंग सही कर लूँ तो ऑटोमेटिकली वो लोग, उन लोगों को मैं अट्रैक्ट कर लूँगा। तो मैं उस तरफ जाऊँगा ही नहीं जो क्या नाम है, मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सिमिलरली अगर कोई शख्स आईटी में है या कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो पहले तो ये पोजीशनिंग कर लेना कि मुझको ये करना है। फॉर एग्जांपल, वो लड़का कह सकता था ना कि यार डिजिटल मार्केटिंग तो हो ही नहीं सकती नॉन शरिया के बगैर, लेकिन मुझे पता है पाकिस्तान में इतने सारे बिजनेसमैन हैं जो दीनदार हैं, तो मेरा तो काम ये होता है कि बस उस बंदे को उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें एंड लेट्स डू दैम वट एवर दे वांट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी ये मीडिया टीम है कराची में, जो हमारे पॉडकास्ट और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करती है, तो वो लोग शरिया कंप्लायंस काम करते हैं। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या होता है कि नॉन शरिया वाले लोगों को वो अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं, और वो अट्रैक्ट करते हैं शरिया कंप्लायंस वालों को या जो दीन को सामने रख के काम कर रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली उनको उनका मार्केट शेयर मिल रहा होता है। और एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ने स्केलिंग का नहीं पूछा ना, अल्लाह ने तो सही रास्ते पे रहने का पूछा। अल्लाह ग्रो कर देते हैं, सही ना। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, डायमंड पेंट्स हैं और बहुत सारे हैं जिन्होंने जब मार्केट प्रैक्टिसेस को ठीक करने की कोशिश की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उनको वो रिवॉर्ड्स दिए जो शायद वैसे उनके लिए ढूंढना मुश्किल होते हैं। मैं चाहूँगा आपके ट्रेनिंग्स के अंदर और आपके ब्रांड के अंदर इम्पैक्ट का एक वर्ड आता है, ठीक है। तो पहले तो ये लोगों के लिए बताएं कि इम्पैक्ट कैसे बिल्डअप किया जा सकता है और उमैर साहब क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। इससे पहले मैं समझता हूँ पहले तो ये हो कि इम्पैक्ट बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना पानी ज़ाया करने से मना किया, वाज़ेह हदीस है इसमें कि बहते दरिया पर भी हो तो भी पानी ज़ाया ना कर। और आप ही को क्या कहा अल्लाह ने, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, यानी मैंने इंसान को बेस्ट फॉर्म में पैदा किया। तो पानी जैसी आम रिसोर्स जो कि हवा के बाद हर जगह अवेलेबल है, उसे ज़ाया करने से जो दीन मना कर रहा है, तो अशरफुल मखलूक़ात और बेस्ट फॉर्म में क्रिएट की हुई चीज़ को ज़ाया करने की इजाज़त कैसे होगी। तो आप ना अपने आप को, यानी जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपने आप को ना कमतर ना समझें। कोई इंसान आपको कुछ भी कहे ना, उनको बोले ठीक है आपने जो कहा सो कहा, बनाने वाले ने तो ये कहा, हम बनाने वाले की सुन लेंगे ना। तो आपको अगर अल्लाह ने अभी तक ज़िंदा रखा है तो इसका मतलब अभी कुछ आप इम्पैक्टफुल काम तो कर सकते हैं। पहली तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं हाउ बहुत आसान है। फिर वही रिविजिट करें कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम्स
दुनिया के जो है ना वो रिजॉल्व करने हैं। अच्छा, ये तो वेस्टर्न कंपनीज भी कर रही हैं ना। अमेजोन कहता है कि भाई हम चाहते हैं कि हम दुनिया की सेफेस्ट प्लेस टू वर्क बने और मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बने, तो आउटकम में रिजल्ट्स तो उनको पैसे की सूरत में मिल रहा है। एप्पल का, सभी का, इवन टिकटॉक का है। जब हमने रिसर्च की तो पता चला टिकटॉक ने लिखा हुआ है कि वी वांट टू क्रिएट शॉर्ट फॉर्म वीडियोस सो पीपल कैन शेयर देयर मोमेंट्स, क्रिएटिविटी एंड नॉलेज। अब वो कर क्या रहे हैं वो तो हमारे सामने, लेकिन विजन में ये लिखा हुआ है। तो वेस्टर्न कंपनीज भी इसको इस तरीके से क्या नाम है आर्टिकुलेट करती हैं। तो हम पहले आर्टिकुलेट करें ना कि यार हम क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये तो दूसरी चीज़ हो गई। और फिर देखें कि क्या वो वाकई में चाहते हैं या किसी की सुनी सुनाई पे चल रहे हैं। अच्छा, हर इंसान नेक तो होता है, कुछ ना कुछ तो चाहता है। और जैसे मैं बार बार कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो हमारे किसी पेन से कनेक्ट है ना तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। जिसके वालिद का अल्लाह ना करे गुर्दों के मर्ज़ में इंतकाल हुआ ना, तो उसके लिए गुर्दों के हॉस्पिटल बनाने में जो कनेक्शन होगा ना, इमरान खान की एग्जाम्पल हमारे सामने, शौकत खानम के पीछे जो मोटिवेशन थी वो वालदा का इंतकाल था कैंसर से। तो ये हमें अक्सर लोग नज़र आएंगे कि जिनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ और उन्होंने एकदम से, यानी यहाँ पे उमैर साना फाउंडेशन है तो उनके बेटे का थैलीसीमिया से इंतकाल हुआ कराची में, तो उन्होंने उमैर साना फाउंडेशन बना दी। तो ये एक दूसरा काम हो गया। हम क्या करना चाहते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियत दी है और लोग अपने आप को ना वैल्यू नहीं करते। तो हमारा काम ये होता है कि हम लोगों के साथ बैठे हैं, उनसे डिस्कस करें और उनको समझाते हैं कि आप हराम नहीं कर रहे हैं ना, तो हर काम में आप एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हम इस प्रोसेस में उनके साथ चलते हैं चंद महीने, और क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए, डिस्कशंस के ज़रिए वो रिवेल होता है। और जब वो रिवेल होता है तो उससे बड़े ज़बरदस्त किस्म के आउटकम, यानी एक हमारे क्लाइंट हैं, ट्यूशन सेंटर चलाते हैं कराची, नॉर्थ कराची का एक आम सा इलाका है वहाँ पे। तो उन्होंने हिब्रो यूनिवर्सिटी के बारे में सुना सुलेमान अहमद साहब की वर्कशॉप में कि 1918 में हिब्रो यूनिवर्सिटी बनी, आइंस्टाइन वाज ऑन द बोर्ड, सिगमंड फ्रूड फादर ऑफ साइकोलॉजी वाज ऑन बोर्ड, और इन्होंने 48 में इजराइल क्रिएट कर दिया उस यूनिवर्सिटी की बुनियाद पे, फ़लस्तीन में जो बनी। तो उन्होंने कहा यार मैं भी जो ना लीडरशिप देना चाहता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। 2013 में ये नीयत चेंज की और पोजीशंस आना शुरू हो गई। पिछले साल भी इंटर में फर्स्ट पोजीशन कराची में उनके बच्चे की है। फिर बच्चा वालिदैन का ख्याल रखते हैं, फिर बच्चे दीनदार भी हो जाते हैं, अच्छे खासे तहज्जुद भी पढ़ने वाले होते हैं, और वो बच्चे जो है ना वो बड़े बड़े इदारों में जाकर फिर सर्व कर रहे होते हैं। अब वो कोचिंग सेंटर आज भी उसी घर में चल रहा है। सो हमें नहीं अंदाज़ा कि वो इम्पैक्ट की डेप्थ, असल में गेम है इंटेंसिटी का, नंबर गेम नहीं है। आपने कितनी इंटेंसिटी पे कितने लोगों को मूव कर दिया ना, तो वो तो जैसे आप अपनी किताब के बारे में भी कहते हैं ना कि एक शख्स ने भी पढ़ ली तो, और ये है भी ऐसे कि एक शख्स हमारी एफर्ट से बदल गया तो अल्लाह ताला उसका कितना अजर हमको अता करेंगे। तो ये प्रोसेस है। और मैं ये समझता हूँ कि अगेन लोग अगर इसको अपने पेन से कनेक्ट करें, देखें बहुत आसान है कि आपको ना 10 एग्जाम्पल्स अच्छी सी सुना देना कि डॉक्टर बारी ये कर रहे हैं, अखुवत वाले अमजद साकिब साहब ये कर रहे हैं, फ़ला ये कर रहे हैं, फ़ला ये कर रहे हैं, तो आप भी कुछ ऐसा करो। आप लिख लेंगे इमोशनल होकर भी, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होगा, इनर कॉल नहीं होगी, नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम पहले एक्सप्लोर पे थोड़ा ज़्यादा कहते हैं कि ढूंढने, कोई तो पेन होगा ना ज़िंदगी में, कुछ तो हुआ होगा ना। तो वो जब वो उससे आके कनेक्ट करता है ना बंदा, फिर जो वो काम करता है वो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर आप सिर्फ देखते हैं कि यार वाह बड़ा परफॉर्मेंस। इसको मैं समझता हूँ उसके साथ एक और चीज़ हमें ऐड करना ज़रूरी है। अक्सर केसेस के अंदर हम जब इम्पैक्ट को और ये सारी चीज़ों को लाते हैं तो थॉट प्रोसेस ये बिल्डअप होता है कि शायद मुझ अकेले को ये करना है, और लेकिन जब हम जाके देखते हैं तो पता चलता है नहीं, शायद सीड आप प्लांट करते हैं बट यू नीड अ टीम एंड द रिसोर्सेज, और उसको भी इस विजन में अलाइन करना और सारी चीज़ें। तो वो जो सेकंड पार्ट है उसको ज़रा कनेक्ट करवाएं और वहाँ पे, ताकि अक्सर लोग इसलिए भी नहीं सोचते, चाहे आइडिया भी होगा, पेन भी होगा, यार मैं अकेला कैसे करूँगा, तो इसको ज़रा कनेक्ट। इसमें देखिए 2-3 बहुत मोटी मोटी चीज़ें। नंबर 1 ये कि वो कहते हैं ना कि अगर इंसान ये छोड़ दे कि मेरा नाम हो, अगर इंसान अपने नाम के लिए एक चीज़ को फोकस ना करे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लोग उमूमन क्या होते हैं, वो बोलते हैं यार ये आइडिया चूँकि मैंने कंसीव किया है तो ये मेरे नाम से ही जाना चाहिए। तो पहले ये वाला भी एक इशू होता है, पहले तो इसको निकालें और इस बात को समझने कि अकेले कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने लीडरशिप रोल कैसे प्ले करना है। ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप की पोजीशन मिले तो ही आप रोल प्ले करें। आपको ये देखना है 3 चीज़ें जो हमने सुलेमान अहमद साहब से सीखी लीडरशिप में। वो कहते हैं आप शेयर करें फुल इमोशन को, ज़बरदस्त तरीके से अपने विजन को, उसे अपने कैरेक्टर से इंस्पायर करें और उसे फैसिलिटेट करें, खादिम बन जाएं उसके,
उसे सिखाएं कि वो किस तरीके से उस विजन में अपना रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं कर रहा, यूसुफ के लिए, उमैर के लिए नहीं कर रहा। वो जो करेगा वो करेगा कि उसको खुद एक कनेक्शन उसमें फील हो रहा होगा सामने वाले को जिसको आप अपनी टीम में लाना चाहते हैं। एक बात, जब आप कोई भी काम करते हैं और आप जाके लोगों से मिलना शुरू होते हैं ना, तो आपको नज़र आता है कि जो काम आप करना चाह रहे हैं वो काम बहुत से लोग कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज अलग होंगी, उनके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी बुक मैंने जैसे अर्ज करता हूँ, मैंने पढ़ी ना, तो मैंने कहा प्रीटी मच हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज अलग हैं। मतलब आप रोड मैपर कह रहे हैं, मैं उसको इम्पैक्ट कह रहा हूँ, मेरा 5E फ्रेमवर्क है, आपके अपने जो बुक के पॉइंट्स हैं, तो वो प्रीटी मच हमारे अल्फाज अलग हैं, लेकिन जब मैं सुन रहा हूँ तो वो एट द एंड आप कह रहे हैं कि भाई गोल, एक्शन आइटम्स को गोल बोलते हैं और रिजल्ट वो होता है, मैं कहता हूँ भाई गोल लिखो और उसके सामने उसके एक्शन आइटम लिखो। तो हमारी टर्मिनोलॉजीज अलग हैं, लेकिन प्रीटी मच बात हम एक ही कर रहे हैं। तो आपको फिर थोड़ा ज़र्फ पैदा करना होगा कि यार ठीक है, मैं सामने वाला अगर मेन कोर पे मेरे साथ अलाइंड है तो लेट्स वर्क टुगेदर ना। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आके काम करे, वो अपना काम कर ले, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, आपके साथ आए जैसे चाहे, बट हम नवा हो, आपके साथ चले। और आपने मुस्तकिल इंस्पिरेशन वाले रोल में उनको रखना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को अपना एम्प्लॉय बनाएं, लेकिन आप जब जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो काम आप करना चाहते हैं उसमें सीनियर्स भी वो काम कर रहे हैं, आपके पेयर्स में भी लोग वो काम कर रहे हैं और आपके जूनियर्स भी कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि हम अपने सीनियर्स को जो सेम डोमेन में है हम फैसिलिटेट करेंगे, जो चीज़ उनको स्ट्रगल हो रही है। फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक में, कहीं आईटी में, तो हम अपने सीनियर के पास चले जाते हैं और हम उनका बिल्कुल कहते हैं ना कि लॉजिस्टिक काम मैनेज कर रहे हैं। तो लोग कहते भी यार आपकी तो अपना जो है ना वो क्या नाम है, ब्रांड वैल्यू डिक्रीज़ हो गया। हम कहते हैं होने लेकिन जो सामने वाला इम्पैक्ट कर रहा है वो हमें पता है ना। फिर जो पेयर्स होते हैं हम कहते हैं ठीक है, लेट्स से यू आर इन इस्लामाबाद, आई एम इन कराची, तो अगर इस्लामाबाद का असाइनमेंट आप सर्व कर सकते हैं, आप वहाँ फिजिकली मौजूद हैं, इट्स मच बेटर एज़ कम्पेयर टू कि मैं बार बार ट्रैवल करके उस लॉजिस्टिक कॉस्ट को इन्वॉल्व करूँ और मैं अवेलेबल ना हूँ। और जो आने वाले लोग हैं उनको इस प्रोसेस में लेकर आएँ, इससे सीखें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों लेवल्स पर जब बंदा देखेगा तो उसको टीम मिल जाए। और फिर थोड़ी बहुत नाम के फ़र्क के साथ, थोड़ा बहुत 100% आपके मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन मेजॉरिटी आपका एक विजन की तरफ आपको लोग काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। सही है, ज़बरदस्त हो गया। इसको थोड़ा सम अप करें और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कनेक्ट की। एक तो बात की आपने कोलैबोरेशन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो अर्ली स्टेज के लोग होते हैं ना, वो साथ जो बंदा काम कर रहा था उसको कंपटीशन लेते हैं, लेकिन जो मैच्योर हो जाते हैं उनको समझ आता है यार कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन, क्योंकि मैं किसी चीज़ में शायद स्ट्रांग होऊंगा, दूसरा किसी और चीज़ में स्ट्रांग होगा। अगर हम मिल के देखें तो दोनों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत कुछ किया जा सकता है। राइट, बड़ा अच्छा हो गया। आई होप काफ़ी कुछ इनको सीखने का मौका मिलेगा। और लास्ट में जाते जाते मैं हर गेस्ट से एक सवाल पूछता हूँ, अगर उमैर मलिक अवान साहब को अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस देंगे? मैं अपने आप को एडवाइस ये दूंगा कि मैंने ना एक्शन लेने में बहुत देर की। मेंटोर्स थे, मैंने मेंटोर्स की बात को सुना, लेकिन जितना इंटेंसिटी के साथ उस पर अमल करना चाहिए था उतना नहीं कर सका। तो अगर मैं वापस जाऊं, 18 साल का हो जाऊं, तो मैं ये सोचूंगा या मैं ये करना चाहूँगा कि जो मेरे मेंटोर ने मुझे एडवाइस दी होगी मैं उस पर पूरा वक्त लगाऊंगा, अपने मेंटोर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूंगा और उस वक्त के कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को हटा दूँगा कि यार ये मैं जाऊँगा तो फ्री में काम होगा, तो ये नहीं होगा, कुछ नहीं होता। ओवर द पीरियड ऑफ 3 years यू गेट द रिवॉर्ड्स। आप कहीं फ्री में भी काम कर रहे होगे ना, आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो और यही मैं सबको भी कहूँगा कि भाई कोई एक बंदा जो मिल जाए ना, आप उसके पीछे लग जाए, कहते ना उसकी दुम बन जाए। और थोड़ा अर्सा तो लगे ना, 1, 2 साल 3 साल तो गुजारे ना। मैं ये नहीं कह रहा सारी ज़िंदगी उनके दर पे पड़े रहें, लेकिन कुछ वक्त तो किसी के साथ लगाए ना, ताकि आपके पास सामने पूरी पिक्चर तो आए। और मैंने अपने मेंटोर्स के साथ रह के जो चीज़ सीखी वो उनकी वर्कशॉप से या उनकी किताबें पढ़ के वो चीज़ें नहीं मिलती। वो साथ चले होते हैं ना, तो आपको स्टेप टू स्टेप जो है ना वो नजर आता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी नजर आती है ना जो बताई नहीं जा रही होती, ऑब्जर्व कर रहे हो। वो ऑब्जर्व करते हैं ना, क्या मतलब ये शख्स ये भी, फॉर एग्जांपल सुलेमान अहमद साहब की मैं अक्सर बात कहता हूँ, तो वो अगर मुझे कहते हैं ना सुबह जल्दी उठो, तो वो खुद 2:30 बजे उठते हैं। बस सोचे ना, एक शख्स 2:30 बजे अपना दिन शुरू कर चुका आधी रात को, तो अब मैं कहता हूँ कि यार मतलब इनको कोई काम दे दें, और अगर इन्होंने दिल से वो काम ले लिया और आ गए इस पर, तो यू कैन नॉट बीट हिम ना, डोंट एवर थिंक ऑफ बीटिंग हिम।
तो क्योंकि वो अल्लाह ने उनको वो कैपेसिटी दी है। अच्छा, जब आप उनके साथ रहेंगे तो थोड़ी तो आप में आ ही जाएगी ना, जितने भी आप कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये ना सोचें कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ या नहीं। अल्लाह के यहाँ कबूलियत है, काबिलियत नहीं है। अल्लाह से मांगें और किसी के पीछे लग जाएं, इंशाल्लाह जो है ना वो ज़बरदस्त काम हो जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। आई होप कि काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उमर भाई के लिंक्स वगैरह मैं डिटेल शेयर कर दूंगा, ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें, कनेक्ट होंगे। कंटेंट आपको यूट्यूब पे वगैरह जी जी मौजूद है सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला जनाब फिर आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।